है वो कैसे फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी की फार्मूला डिराइव किया है वेट से सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, उनके बेस पे हमें जेड एंड एन वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो ये इसको मास एनर्जी रिलेशन जो हमारा है मास ऑफ द न्यूक्लियस कैसे फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेटेड प्रोटॉन मास z into mass of proton plus n into mass of neutron, okay, z into mass of proton plus n into mass of neutron into c square minus the binding energy। और बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव कर लिया है यहाँ पर, वो आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। आप सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो मास ऑफ द न्यूक्लियस का इक्वेशन ये पूरा बन जाता है। ओके, ये पूरी इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन जाती है। और उसको आपको क्या करना है कि मिनिमम वैल्यू फॉर z कब मिलेगा, व्हेन डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ इक्वल टू 0। तो यू गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ z। मिनिमम वैल्यू ऑफ z कब मिलेगा, dm/dz इक्वल टू 0 कर दीजिए, उसे इक्वेट कर दीजिए और आप उसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो हमने ये पूरा सिंप्लीफिकेशन किया, उनकी वैल्यूज जो कांस्टेंट है वो रख दिया, और आफ्टर प्लेसिंग द वैल्यूज ऑफ कांस्टेंट वी कैलकुलेट लास्ट वी गॉट द फार्मूला। हमने जो पूरा वो सिंप्लीफाई करते 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 लास्ट हमने ये फार्मूला डेराइव कर लिया था, z की वैल्यू इक्वल टू e/2 इन ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.0078 इंटू e⁻²। ओके, और आप a की कोई भी वैल्यू ले लीजिए, a इक्वल टू 10 ले, तो आपको z मिला था 4.83, बट दैट इज नॉट इन वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट में हम उन्हें नहीं रख सकते। दैट इज सम स्टैंडर्ड वैल्यू, आइदर दैट विल बी इंटीजर नंबर, आइदर यू कैन पुट 5 वैल्यू, या तो 4 हो सकते हैं तो 5 हो सकता है, पॉइंट में उनका आंसर नहीं है। a 100 ले लीजिए, a 235 ले लीजिए, तो आप z कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये पूरा जो एक एप्लीकेशन है वो हमने लास्ट क्लास फ्राइडे हमने ये पूरा पढ़ लिया था। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन दैट देन यू कैन आस्क द क्वेश्चन, अदरवाइज वी गो फॉर न्यू टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क। कुछ डाउट है स्टूडेंट? सर हाँ बोलिए बोलिए। આપણે સર આ ડેલ્ટામાં a અને z ઓડ હોય તો માઇનસ સાઇન આવશે ને? હા, ડેલ્ટા ટર્મ છે એ કેવો છે એના ઉપર ડિપેન્ડ કરશે। ઇફ a ઇઝ ઇવન ઓર a ઇઝ ઓડ, ઓકે, a ઓડ હશે તો 0 રહેશે અને a ઇવન હશે તો સમ વેલ્યુઝ આર ધેર, બટ વી ડેરાઇવ ધીસ z વેલ્યુ જે આપણે હમણાં એપ્લિકેશન જોઈ એમાં ડેલ્ટા આપણે 0 કન્સિડર કરીને ડેરાઇવ કર્યું છે। પેરિંગ ઇફેક્ટ। ઓકે, एनी अदर क्वेश्चन? ओके, डेल्टा टर्म इज पेयरिंग इफेक्ट, वो मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास आपको समझाया था। वंस अगेन आई रिपीट कि आपको जो इवन टर्म है ए, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है वो देखना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इवन इवन है या ओड ओड है। इवन इवन हो गए तो डेल्टा पॉजिटिव आएगा क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी हाई करता है। इफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर ओड ओड तो बाइंडिंग एनर्जी कम होती है, तो डेल्टा क्या होगी, नेगेटिव आएगा। और इफ ए इज ओड तो डेल्टा इज 0, वहाँ पे कुछ नहीं देखना। ए ऑड नंबर है तो डेल्टा 0 है, तो हमने कंसिडर किया ए विल बी ऑड, और उनके बेस पे आप देखोगे तो ये z की वैल्यू आपको ये फार्मूला डेराइव कर सकते हैं, और अप्रोक्सीमेटली सभी के लिए वहाँ पर रिजल्ट सही से आ रहा है। ये यूजिंग दिस फार्मूला आपको नियर टू नंबर ए, आपने जो भी लिया मास नंबर, उनकी इक्विवेलेंट आप देखोगे इज इक्विवेलेंट, नॉट एग्जैक्ट, बट इक्विवेलेंट z वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ z फाइंड कर सकते हैं। ओके, ये 235 लिया था तो हमें z मिल रहा है 91, इक्विवेलेंट टू 91, उनसे समथिंग मत रहता है। तो यहाँ पर इतना एक एप्लीकेशन हमने ये देख लिया था। इफ एनी अदर क्वेश्चन इन दैट देन यू विल आस्क। Okay, now today we go for another application, वो हमने बताया था मास पैराबोला रिलेशन।
तो यहाँ पे हम वो एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि भाई जो हमारा मास एनर्जी रिलेशन है, जो हम मास फाइंड करते हैं, एक्चुअल मास ऑफ द न्यूक्लियस यूजिंग दिस फार्मूला, वो हम एक बार रख देते हैं। अब वहाँ पे उनके कंसेप्ट थोड़ा देख लेते हैं और फिर मैं आपको पूरा उसकी कैलकुलेशंस और उनके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। हम आज मास पैराबोला समझेंगे और उनमें हम पहले लेंगे ए इक्वल टू ओड मास नंबर के लिए पूरा डिस्कशन रहेगा, और कल हम लेंगे इवन मास नंबर के लिए। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, और कहीं बीच में क्वेश्चन हो तो भी आप पूछ सकते हो। तो नाउ वी गो फॉर डिस्कशन। आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा? कुछ बीच में दिक्कत आया तो बता देना, क्योंकि जब पढ़ाना शुरू कर देते फिर हमें पता नहीं रहता क्या दिक्कत आ रही है बैकग्राउंड में। तो आप कुछ बता सकते हो। ओके, नाउ वी गो फॉर सेकंड एप्लीकेशन। ओके, application of Webster semi empirical mass formula, that will be second application ले लेते हैं। second application, और उसको टाइटल दिया रहता है मास पैराबोला रिलेशन। मास पैराबोला रिलेशन। ओके, अब ये मास पैराबोला के क्या बताता क्या है कि जो आइसोबार फैमिली है, आइसोबारिक फैमिली है, आइसोबार फैमिली है, जो भी नेचर में आइसोबारिक फैमिली है, ओके, उसमें स्टेबल न्यूक्लियोइड कौन से है और अनस्टेबल कौन से है, उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन मिलती है। स्टेबल न्यूक्लियोइड एज वेल एज अनस्टेबल न्यूक्लियोइड। अनस्टेबल न्यूक्लियोइड वो कौन कौन से, वो आप ये मास पैराबोला रिलेशन से बता सकते हो कि नेचर में क्यों ये मास नंबर तो सेम है। आइसोबार फैमिली, आइसोबार क्या होता है? आइसोबार द डिफाइन द A is a mass number which will be same. ओके, अब सेम मास नंबर है लेकिन कोई एलिमेंट अनस्टेबल है, कोई स्टेबल रहता है, कोई डीके करता है, कोई नियरली नहीं डीके करता है। तो व्हाट इज द रीजन दैट? तो वो भी एक वेक्टर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला से हम उन्हें समझ सकते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट स्टेबल रहते हैं, स्टेबल है तो क्यों है, अनस्टेबल है तो क्यों है, वो डीके कितना होगा, क्यों, लाइफ टाइम क्या है उनका। तो कंसेप्ट से हम देख सकते हैं उनका मास पैराबोला रिलेशन से। तो आज हम वही वहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें पता है। ओके, वी डिफाइन दैट dm by dz, okay, which equal to 0 for constant a, for constant a। ओके, तो हमारा क्वेश्चन ये है, अभी हम फिर से वो डिफरेंशियल इक्वेशन देखते हैं कि बेटे आप dm by dz कर दीजिए विथ ए कांस्टेंट a एंड व्हाट काइंड ऑफ टर्म्स इन z। वो हमने लास्ट क्लास देखा कि हमें z टर्म्स क्या मिलेगा और z क्या मिलेगा। तो कांस्टेंट a dm by dz इक्वल टू 0, वहाँ पर हमने देखा। अब वहाँ पे हम देखते हैं कि वही मास एनर्जी रिलेशन हमने जो फॉर्मूला लिखा था, वंस अगेन आई विल राइट हियर। थोड़ा नेटवर्क इश्यू लग रहा है क्योंकि स्क्रीन पे नहीं आ रहा है। आपको दिखाई दे रहा है dm by dz इक्वल टू 0? नहीं सर, डीएम ही दिखाई दे रहा है सिर्फ। हाँ सही है, सही है, स्पीड कम आ रही है। हाँ, आ चुका है। ओके, रिफ्रेश करें तो आ तो जा रहा है dm by dz इक्वल टू 0 फॉर कांस्टेंट है, और हमने z फाइंड किया, लेकिन अभी यहाँ पे हाँ आ गया।
पता नहीं अभी क्यों नहीं आ रहा है वहाँ पर। ओके सही है, मुझे भी पता चल रहा है कि ओनली डीएम ही दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर dm बाई डी जेड इक्वल टू 0 और हमने z के लिए फाइंड किया था। वन सेकेंड आई विल राइट हियर। आ चुका। ओके, अभी अब देखिएगा, लास्ट हमने ये देखा अभी दैट वी राइट द लास्ट रिलेशन, जो इक्वेशन हमने फाइंड किया था, दैट इज मास एक्स जेड ए इंटू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, हम जो मास है फाइंड कर सकते हैं, दैट विल बी z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ओके, इंटू सी स्क्वायर माइनस दी बाइंडिंग, सर स्क्रीन थोड़ा ऊपर कर दीजिए। माइनस दी बाइंडिंग एनर्जी। ओके, ये हमारा द मेन फार्मूला है। जो मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड करना है तो क्या है कि प्रोटॉन कितने नंबर है, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर माइनस दी बाइंडिंग एनर्जी। और उसी को हम पूरा बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला जो है वो हम प्लेस कर देते हैं। आप साथ साथ अपने बुक में भी लिख सकते हो और आप साथ साथ कैलकुलेशन भी कर सकते हो। जेड ए इंटू सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू, can write that part, z into mass of proton, okay, plus and into mass of neutron into c square माइनस बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद ही होगा, आप अपने आप साथ साथ लिखते जाओ। वॉल्यूम टर्म ए वी इंटू ए प्लस सरफेस टर्म ए एस इंटू ए रेस टू 2/3 प्लस कूलम्ब टर्म आपको याद होगा ए सी जेड इंटू जेड माइनस 1 डिवाइड बाई ए रेस टू 1/3 प्लस, मैं नीचे ही लिख देता हूँ यहाँ पर, प्लस ए सिमेट्रिक इफेक्ट। ए सिमेट्रिक इफेक्ट क्या रहता है, ए माइनस 2z दी होल स्क्वायर, मतलब n माइनस जेड करते हो द होल स्क्वायर डिवाइड बाय ए, उसको हमने n को लिखा ए माइनस जेड, तो ए माइनस 2z द होल स्क्वायर डिवाइड बाई ए और प्लस और माइनस डेल्टा पेयरिंग इफेक्ट। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या देखना है कि आपको z की वेराइटी कैसे मिल रही है, ये इक्वेशन आप देखिए। तो आप यहाँ पे देखोगे, इसको गो फॉर द इक्वेशन, z वैल्यू देखो, यहाँ पर z एक सिंगल z मिल रहा है, यहाँ पे देखोगे तो एक z भी मिलेगा और z स्क्वायर भी टर्म मिलेगा, यहाँ पर भी आपको z टर्म मिलेगा, z स्क्वायर टर्म भी मिलेगा। तो आप ये पूरी इक्वेशन देखते हो तो ये सेकेंडरी पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दिखता है। इट्स लाइक सेकेंडरी पॉलिनोमियल। ओके, इट्स लाइक ए, थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखते हैं यहाँ पे, आई विल वंस अगेन राइट, लाइक ए सेकेंडरी पॉलिनोमियल। वो इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, दैट इज नथिंग बट सेकेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और उसको हमें एक शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना हो या कांस्टेंट टर्म में लिखना हो, दिस इक्वेशन नंबर 1 वी रिप्रेजेंट, और उसको हमें और अच्छे से फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है यहाँ पर। उसको आप देखोगे सेकेंडरी पॉलिनोमियल, यहाँ पे 3 वेराइटीज़ मिल रही है। एक तो हमें आप देखोगे कि कैसे z का टर्म मिल रहा है, तो z एज ए 3 वेराइटीज़ ऑफ z यहाँ पे आपको इस इक्वेशन में मिल रही है। 3 वेराइटीज़ ऑफ z यू कैन फाउंड, और ये z वेराइटी कैसी है, तो आपको एक z स्क्वायर मिल रहा है, एक z मिल रहा है, और एक विदाउट z टर्म, एक क्या मिल रहा है, विदाउट
दैट टर्म। ओके, और उसको आप इक्वेशन बनाओगे। इफ यू गो फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशन, तो ये कैसा इक्वेशन बन जाएगा? व्हाट यू गेट द इक्वेशन? ए एक कांस्टेंट है, विदाउट दैट एक सम कांस्टेंट है, विद दैट और एक कांस्टेंट विद दैट स्क्वायर। ऐसा एक इक्वेशन बन जाता है ए प्लस बी जेड प्लस सी जेड स्क्वायर एंड नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये इक्वेशन ऑफ क्या बन जाता है? पैराबोला। और इसी का नाम हमने दिया है, स्टार्टिंग हेडिंग देखो, मास पैराबोला रिलेशन। तो ये मास एनर्जी रिलेशन है, उसमें आप ये इक्वेशन ऐसा सब्स्टिट्यूट डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। एक कांस्टेंट टर्म जेड वाले टर्म विथ कांस्टेंट बार ले लो। ओके, उसको बी नाम दे दो। जो कांस्टेंट है उसको पहले ए, फिर बी इंटू जेड प्लस सी इंटू जेड स्क्वायर। ये बन जाता है इक्वेशन ऑफ पैराबोला। अभी हमें क्या करना है, इसके बेस पे मास ऑफ अ फंक्शन, ओके, ऑफ जेड, अलग अलग जेड ले लीजिए नंबर, और मास ऑफ दैट इक्वेशन ये फाइंड कर लीजिए। यहाँ से इससे आप मास फाइंड कर लीजिए और आप उसे प्लॉट करोगे जेड मास वर्सेस जेड नंबर, तो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट दिख रहा है। हियर आई विल प्लॉट। तो आपको देखना हो तो ये रिजल्ट जो है, सपोज यहाँ पे आपने वाई एक्सिस पे मास ले लिया और जेड एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे जेड टर्म। ओके, अलग अलग जेड की वैल्यू ले लेते हो और ये यूज करते हो दिस इक्वेशन जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन। और ए हमने कांस्टेंट लिया, आइदर ओड और इवन। ओके, आप ए फिक्स ले लेना है, ए विल बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे लिखा है dm by dz इक्वल टू 0 फॉर कांस्टेंट ए। तो आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड मिलेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे मास एनर्जी रिलेशन आप रखोगे, तो यू गेट सम पॉइंट्स लाइक दैट। सपोज आपको ओके, फर्स्ट सपोज एक पॉइंट इधर मिल रहा है फॉर दैट वैल्यू। ओके, इधर द वन पॉइंट। सपोज आपको सेकंड पॉइंट इधर कुछ मिल रहा है, थर्ड पॉइंट इधर कुछ मिलेगा, इधर मिलेगा, जेड की अलग अलग वैल्यू पर, जेड की डिफरेंट वैल्यू पर आप उसे प्लॉट करोगे तो ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा। दैट ऑल्सो भी चेक, बट मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि आपको रिजल्ट ऐसे मिलेंगे। और उसका प्लॉट करोगे तो आपको पैराबोलिक नेचर मिलेगा। क्लियर? उसका फ्री हैंड कर्व से प्लॉट करोगे, देन यू गेट अ पैराबोला रिलेशन। फॉर फिक्स्ड ए हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ए हमने जो लिया है दैट विल बी फिक्स्ड ए के लिए हमने ये कैलकुलेशन किया है। जस्ट फॉर योर रेफरेंस आप यहाँ पर उन्हें लिख सकते हो। तो दैट इज फॉर फिक्स्ड ए। कंफ्यूजन नाउ आई विल राइट हियर। ये कैलकुलेशन पूरा है वो फिक्स्ड मास नंबर के लिए है। ओके, अब ये हमें थोड़ा उनका रिलेशन हम देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक टर्म क्या है, क्या होगा। अभी ये टर्म कैसा आ रहा है उसको हमें एक एग्जांपल लेके भी देखना है। जस्ट मैं उसका आउटलाइन दे रहा हूँ कि आपको ये इक्वेशन कैसा बन रहा है। तो क्या सेकेंडरी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, 3 वेराइटीज ऑफ जेड मिल रहे हैं यहाँ पर, एक जेड स्क्वायर जेड टर्म और विदाउट जेड टर्म। इक्वेशन ऑफ पैराबोला बन रहा है यहाँ पर, वो आप ये मास वर्सेस जेड का ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपको पैराबोला ग्राफ मिलेगा। और उसी को हम यहाँ पर थोड़ा और इलाबोरेटली आपको मैं बता दूँ। सम एग्जांपल। ओके, अभी इफ यू राइट द इक्वेशन फॉर दैट, मास जो आपने लिया है एम ए कॉमा जेड। ओके, ये यहाँ पर हमने लिया था कांस्टेंट टर्म, और जेड क्या है, चेंज करते जा रहे, दैट इज चेंजिंग। और उसको हमने लिखा है, वो पूरी जो इक्वेशन है उसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, ए प्लस बी जेड प्लस सी स्क्वायर, ये फॉर्म में लिख दिया। ओके, अब यहाँ पर आप उसे वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड, मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कब मिलेगा, वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड। सर हाँ बोलिए बोलिए। सी जेड स्क्वायर आएगा ना? हाँ सही बात है, सी जेड स्क्वायर। ओके, थैंक यू। सी इंटू दिस विल बी जेड सी इंटू जेड स्क्वायर। ओके,
तो वी गेट मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड कब मिलेगा हमें? वी गेट dm बाय dz इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को आप इक्वेट करोगे dm बाई dz इक्वल टू 0, तो आपको इक्वेशन बन जाती है b प्लस 2 इंटू सी जेड। इसका डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो आपको ये a तो 0 हो जाएगा, एक b रहेगा और 2 इंटू सी जेड विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको वैल्यू z का मिलेगा, दरअसल z इक्वल टू माइनस बी बाई 2c। ओके, z इक्वल टू माइनस बी बाई 2c। जब आप उन्हें डिफ्रेंशिएट करो ये पैराबोलिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक टर्म को। अब हमें पता है कि लास्ट हमने ये डेराइव भी कर लिया था कि z के लिए जो लास्ट क्लास हमने मिनिमम वैल्यू z जो मिल रहा था उससे हम इक्वेट करा दे यहाँ पर। तो उसको मैं फिर से प्रॉपरली लिख देता हूँ, z इक्वल टू माइनस बी बाई 2c विच इज इक्वल टू, हमें जो लास्ट क्लास हमने डेराइव किया उसको हम लिख देते हैं विच इज इक्वल टू a बाई 2। इफ यू रिमेंबर द फॉर्मूला, a बाई 2 1 divided by 1 plus 0.0078 into a raised to 2 by 3 bracket। ओके, ये रिलेशंस आपको कुछ मिल रहा है कि आपको यहाँ पे जो मिनिमम वैल्यू ये आपने कांस्टेंट फिक्स वैल्यू ले लिया और ये जो मिल रहा है आपको z की वैल्यू मिनिमम वैल्यू वो माइनस बी बाई 2c ये ग्राफ में जहाँ पर ये मिनिमम आएगा, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ओके, तो यहाँ पर आप z मिनिमम वैल्यू जो होगा उसमें आपको ये इक्वेशन हम इक्वेट कर रहे हैं और उसको आप वहाँ पर प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा पैराबोला मिलेगा दैट वी कैन शो कि वो कौन, हम अलग अलग एग्जांपल लेके वहाँ पर हम देखेंगे। अब मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि भाई ये जो डीके की हम बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मास पैराबोला में क्या होगा, कहीं एलिमेंट आइसोबारिक फैमिली में स्टेबल है, कहीं डीके करेंगे। जैसे कि ये जो लोअर पीक है ये पॉइंट्स, तो ये पॉइंट पे आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है जहाँ पर ये यहाँ पर कोई न्यूक्लियस फाइंड हुआ या यहाँ पर कोई आया आपका न्यूक्लियस विद दैट नंबर दैट, तो उसकी अनस्टेबिलिटी है वो बीटा डीके करके ये यहाँ से यहाँ एक डीके करेगा, ये यहाँ से यहाँ डीके करके स्टेबिलिटी होने का ट्राई आउट करेगा। तो ऐसे ही यहाँ से वो डीके करेंगे, यहाँ से वो ऐसा डीके करेंगे। अब मेरा क्वेश्चन है कि ये जो हम बीटा डीके लिखते हैं, ओके, बीटा डीके से ही वो स्टेबिलिटी की ओर आता है। अब नाउ माय क्वेश्चन फर्स्ट गो फॉर कि भाई आपके पास सपोज एक प्रोटॉन है, ओके, और वो डीके हो रहा है। एक सिंपल हम कहते हैं एक प्रोटॉन है, इज दिस पॉसिबल और नॉट, आपके लिए ये क्वेश्चन है। प्रोटॉन डीके इनटू न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 1p1 न्यूट्रॉन n01, वो बीटा प्लस डीके कर रहा है मतलब e प्लस, ओके, प्लस 1। इसको आपको प्रॉपरली लिखना हो तो नॉट कन्फ्यूजन, तो आप लिख सकते हो e प्लस 1 और बीटा प्लस डीके है प्लस जो आपकी न्यूट्रिनो है वो लिख लीजिए। ये इक्वेशन इज दिस पॉसिबल? आपके पास एक सिंगल प्रोटॉन है, ओके, एक आप हाइड्रोजन ले लिया, वो सिंगल प्रोटॉन है, क्या वो पॉसिबल है डीके फॉर दिस, वो न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो प्लस बीटा डीके प्लस दिस विल बी न्यूट्रॉन, इज दिस पॉसिबल दिस इक्वेशन? क्या ये पॉसिबल है? सोच के आंसर बताना भाई, ये पॉसिबल है ये इक्वेशन? एनी स्टूडेंट्स? राकेश? यस सर। ये डीके पॉसिबल है जो मैंने अभी लिखा कि भाई आपके पास एक प्रोटॉन है वो कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन? सर पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, नकुम ना बोल रहा है। बाकी निहाल? नहीं होगा सर। नहीं होगा, तरुण ने भी ना बोला, क्यों नहीं होगा? सर प्रोटॉन का मास कम है और न्यूट्रॉन का ज्यादा है और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा है, हाँ हाँ, तो मास के हिसाब सही से है। तो पॉसिबल नहीं है ना।
सही है, मासेस के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है। वो आपको इक्वेशन से ही दिख रहा है वहाँ पर कि भाई प्रोटॉन एज ए वन हम लिखे। अब उसकी मास एनर्जी आप फाइंड करोगे, रेस्ट मास एनर्जी, तो रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन की आप देखोगे तो कितनी मिल रही है प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी, याद है किसी को? 938.28 MeV/c²। ओके, न्यूट्रॉन की आप रेस्ट मास एनर्जी देखोगे तो कितना है, 939.57। वहाँ से ही आप कह सकते हो कि अभी मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ। अब इलेक्ट्रॉन के लिए वहाँ पर आप देखोगे तो दैट विल बी 512 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, बाई MeV/c² और प्लस न्यूट्रिनो। ओके, उनका तो मास लेस हम कंसिडर करते हैं। तो आप देखोगे कि मास एनर्जी यहाँ पर जो डीके पार्ट है, ये जो पार्ट है डीके जो हो रहा है पार्टिकल, उसकी मास एनर्जी तो हायर है कंपेयर टू दी प्रोटॉन मास एनर्जी। तो दिस डीके इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर ये डीके पॉसिबल नहीं है, सिंगल प्रोटॉन है तो। ओके, फॉर अ सिंगल प्रोटॉन डीके कैन नॉट बी पॉसिबल, बट दिस प्रोटॉन साथ साथ ज़्यादा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से, वहाँ पर ये डीके पॉसिबल रहेगा। सिंगल प्रोटॉन में ये डीके पॉसिबल नहीं है, बट व्हेन इट इज इन न्यूक्लियस, साथ साथ ज़्यादा वहाँ पर है न्यूक्लियस के अंदर। सिंगल एक प्रोटॉन आपने ले लिया तो वो डीके नहीं करता है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर है तो एक पॉसिबिलिटी है, वो हम देख सकते हैं कि जब प्रोटॉन है, ओके, 1p1 न्यूक्लियस के अंदर है और वो इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेता है E-1, तो ये पॉसिबल है कि वहाँ पर ये डीके पॉसिबल आप कह सकते हो N01 प्लस। ओके, इलेक्ट्रॉन क्या सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही तो सर कहाँ से आंसर देंगे? हाँ, पर सुनाई तो देगा ना सर को। पर रिप्लाई नहीं कर सकते ना? अब वो पढ़ा रहे हैं, देख जो वो मतलब ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं। एमने टेक्स्ट करो, कॉल करो।
हेलो, हाँ स्टूडेंट, साउंड आ रहा है अभी? हाँ सर अब आ रहा है। ओके, वो नेटवर्क चला गया था अभी। एक एक नेटवर्क आ रहा है और ये मोबाइल से जो नेटवर्क हम बता रहे हो वहाँ पे नहीं आ रहा है इसलिए। ओके, कोई बात नहीं। अभी आप यहाँ पे देखिए, जो मैं ग्राफ का ये बता रहा हूँ, फिर से वंस अगेन आई रिपीट। ये एक स्टैंडर्ड एक प्लॉटिंग दिया गया है। अभी देखो आ भी रहा है, तो आई विल प्लॉट प्रॉपरली। काम कर देता हूँ, तो नीचे ही मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, आप ये देखिए यहाँ पर ऑन वाई एक्सिस में मास और ऑन एक्स एक्सिस जेड ले लीजिए, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, एम वर्सेस जेड। और नंबर दिया है 54, जेड नंबर 55, 56, 57, ओके, एंड 58। अब यहाँ पर आप उन्हें प्लॉटिंग करोगे तो 54 जेनॉन है और उनका नियरली 136.98 उनका मास एनर्जी उतना मिलेगा। और आप उसे पॉइंट पे प्लॉट करोगे वहाँ पर, तो हायर वैल्यू यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज़ फॉर जेनॉन। ओके, एक्स ई 55 के लिए है, दैट विल बी सीजियम। और सीजियम का मास एनर्जी यहाँ इसके आसपास मिलेगा, दैट विल बी नियरली 136.905। तो उसको मास एनर्जी जो भी यहाँ पॉइंट है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, एक पॉइंट आपको इधर मिल रहा है। फिर 56 ये सीजियम है। ओके, 56 में आपको जो एलिमेंट मिल रहा है वो बेरियम है, और बेरियम का मास एनर्जी रिलेशन इधर पॉइंट मिलेगा आपको। 57 लैंथनम, लैंथनम कुछ हायर वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, दैट विल बी समवॉट हियर लैंथनम। और 58 है सीरियम, और वो उनकी मास एनर्जी रिलेशन उनसे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, आपको यहाँ पे कहीं पॉइंट मिलेगा और 58। और उसे आप यहाँ पर देखोगे, इफ़ यू फ्री हैंड का ड्रॉ करोगे तो आपको ये एक पैराबोला ऐसा रिलेशंस मिलेगा। ओके, पैराबोला रिलेशंस मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखोगे कि सीरियम जो है उनकी लाइफ टाइम पीरियड है 9.8 आवर। लैंथेनम का लाइफ टाइम पीरियड है 60,000 ईयर, 60,000 ईयर। ओके, फिर बैरियम वेरी मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मास एनर्जी रिलेशन dm/dz, ये स्टेबल एलिमेंट है। फिर आप सीजियम के लिए देखोगे तो उनका 30.2 ईयर है लाइफ टाइम पीरियड, 30.2 ईयर। ओके, और जेनॉन जो है उनके लिए मिनट में है लाइफ टाइम पीरियड, दैट इज 3.82 मिनट। इससे हम क्या समझ रहे हैं कि भाई देखो, ये जो हायर जिसकी लाइफ टाइम पीरियड देखो 9.8 है, ये क्या करेंगे, डी के होंगे और नियर बाय एलिमेंट, जैसे बीटा डी के होता है, बीटा प्लस और बीटा माइनस डी के करके वो स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे। जैसे फर्स्ट एलिमेंट हम लेते हैं, सपोज ये हमारा था जो फर्स्ट एलिमेंट 9.8 आवर है जिनका सीरियम, वो बीटा प्लस डी के करेगा, और उनके पास के जो भी है एलिमेंट वहाँ पर वो शिफ्ट होगा बीटा प्लस, मतलब 58 है उनका जेड नंबर, तो 57 की ओर मूव करेगा। 57 लैंथनम है, वो बीटा प्लस डी के करके कहाँ जाएगा, बेरियम की ओर है, ये बीटा प्लस डी की ओर। जेनॉन है, वो सीजियम की ओर आएगा बाय बीटा माइनस डी के। ओके, एंड सीजियम से बेरियम की ओर वो डीके करेगा यहाँ पर, वो भी बीटा माइनस डी के। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि भाई ये डीके करके स्टेबल न्यूक्लियाइड जो है उनके पास आने का वो ट्राई करेगा। मेरे कहने का ये जो है कि भाई डीके हो रहा है स्टेबल न्यूक्लियाइड्स की ओर, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ टाइम जिसका मास एनर्जी ज़्यादा मिल रहा है उसका लाइफ टाइम वेरी वेरी कम है, जिसका मीडियम है उसका आप लाइफ टाइम देखो यहाँ पे आ रहा है ईयर्स में आ रहा है, और स्टेबल न्यूक्लियाइड है वो स्टेबल ही है, वो डीके नहीं करेगा। तो आप देखोगे मास एनर्जी रिलेशन से एम जेड, ये मास पैराबोला बन रहा है, और एक कांस्टेंट ए लेके। ओके, तो वहाँ पर आप देखोगे कि उससे कंक्लूजन यहाँ पे दिखता है कि अवे फ्रॉम आइसोटॉप्स हाफ लाइफ इज लेस, जितना दूर होगा उसकी हाफ लाइफ जितनी कम है वो मोर अनस्टेबल है। ओके, तो मास डिफरेंस जो होगा, मास डिफरेंस इज लेस देन लाइफ टाइम इज लार्जर, इसका मास डिफरेंस लेस होगा तो उसकी लाइफ टाइम लार्जर होगी। और मास डिफरेंस इज मोर
मास डिफरेंस यहाँ पे मोर होगा तो उसका लाइफ टाइम लेस होगा। ये मास पैराबोला का एक कंक्लूजन यहाँ से हम देख सकते हैं। अब वहाँ पर वो प्लॉटिंग जो है वो आपको मैं कैलकुलेशन बताता हूँ, ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, दैट वी हैज़ टू सी और वी हैज़ टू प्लॉट द ग्राफ। तो उनकी कैलकुलेशन के लिए मैंने एक एक्सेल, एक होमवर्क क्लास दिया था मैंने आप लोगों को। आप लोगों ने होमवर्क किया है वो? सर मैंने आपने बताया था ना, तो वैसे वो ग्राफ में देख लिया था तो हो गया था सर। मतलब आ आंसर रहा था? उसके आसपास ही आ रहा था। हाँ सर, आ रहा था। बाकी स्टूडेंट्स ने ट्राई आउट किया? एनी अदर? हाँ किया था सर। हाँ किया था। ग्राफ प्लॉटिंग मिल रहा है वहाँ पे? हाँ आ रहा है सर। आ रहा है। अभी 19 में से 2 ही स्टूडेंट ने ट्राई आउट किया, बाकी किसी ने नहीं किया। देखो आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो, 2-3 स्टूडेंट इंटरेस्ट ले 50 में से, आए भी 20 स्टूडेंट, 40% स्टूडेंट आ रहे हैं और उसमें से 2-3 पढ़ रहे हैं, तो फिर क्या करने का, हमें मेहनत करने का क्या है? सिलेबस कंप्लीट करना है तो इजीली हम कर सकते हैं, फटाफट जाए। ये पढ़ाने का आपके लिए टाइम देने का, कैलकुलेशन करने के लिए बोलते हैं। बाकी स्टूडेंट्स एफर्ट्स तो कीजिए भाई, बाकी तो क्या फ़ायदा है ये सब डिस्कस करने का, कंसेप्ट समझने का। आप कुछ इनपुट नहीं दोगे और लास्ट मोमेंट पर रट्टा मार के पास होने का, तो कुछ मज़ा नहीं है उसमें। हमें भी फिर इंटरेस्ट ना रहे इतना कि हम डेप्थ में जाके पढ़ाए। बच्चों को मार्क्स के लिए पढ़ना है तो हमें उस हिसाब से पढ़ाए, तो अभी 1-1.5 महीने में ख़त्म सब टॉपिक, हम भी फ्री हो जाए, आप भी फ्री। तो थोड़ा आप एफर्ट्स कीजिए भाई, जो हम बता रहे उतना तो होमवर्क कीजिए। ये लास्ट वीक उससे पहले का मैंने दिया है, 1 वीक से ज़्यादा हो चुका। सिर्फ मैंने बताया था बाइंडिंग एनर्जी 4-5 न्यूक्लियस या 10 न्यूक्लियर लेके एक्सेल शीट में ट्राई आउट करो तो वेरी इजी, अथवा तो आप अपने आप कैलकुलेशन करो तो भी आपको आंसर आ जाएगा। आप करोगे तो आपका एक बार प्रैक्टिस हो जाएगा, वो आपको फ़ायदा लगेगा। फिर एग्जाम में प्रॉब्लम आ जाए, ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाए तो मत बताना कि भाई सर आपने नहीं कहा था ऐसा। ओके, आपकी विश, आप मेहनत कर रहे हो तो अच्छा है, नहीं कर रहे हो तो आपको लॉस होगा। मेहनत कीजिए, ज़्यादा नहीं मैं कह सकता। चलो अभी हमारा जो टॉपिक है मास पैराबोला, उसके लिए मैंने एक आपको मास एनर्जी कैसे कैलकुलेट करना है वो मैंने एक एक्सेल शीट में यहाँ पे रखा है। तो एक्सेल शीट में आप देखो कि फर्स्ट कॉलम में जेड मैंने लिया है, जेड नंबर हम लेंगे, यहाँ पर ए नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, ओके, इसका हम निकालते हैं यहाँ पर, ओके। मास ऑफ प्रोटॉन इन एएमयू लिख सकते हैं 1.00783, ओके। और यू, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ जब फॉर आवर कैलकुलेशन। मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.00867। फिर ए वी जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन उसके नीचे लिख रहा हूँ, मास ऑफ न्यूट्रॉन उसकी वैल्यू नीचे लिख रहा हूँ। कांस्टेंट वैल्यू ए वी 15.5। फॉर सरफेस एनर्जी का कांस्टेंट है 16.8 MeV। यूनिट नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको समझ आ जाए लास्ट क्लास जो हमने किया था। कूलम का जो कांस्टेंट है 0.72 MeV। ए सिमेट्रिक इफेक्ट 23 MeV और 1 AMU इक्वल टू 931.5 MeV। ये सब MeV में है, ओके। ये एटॉमिक मास पे है, ओके, जो भी है। हम यूनिट नहीं लिख रहे बट आपकी ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर। अब आपको ये पूरी फॉर्मूला आपको पता है जो हमने लास्ट ये, इफ यू गो फॉर दैट कैलकुलेशन, जो पूरा इक्वेशन आपको बताई है वो मैंने वहाँ पे प्लॉट लिख दिया, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस दिस टर्म प्लस दिस प्लस एसिमेट्रिक इफेक्ट प्लस और माइनस डेल्टा। और मैंने यहाँ पर देखा, हम अभी जो करने जा रहे हैं दैट इज फॉर ए विच इज इक्वल टू ओड नंबर। ओड मास नंबर है मतलब डेल्टा टर्म 0 है, डेल्टा टर्म नहीं ले रहे पेयरिंग इफेक्ट। कल हम देखेंगे डेल्टा टर्म लेके, ओके, ए इक्वल टू इवन नंबर में किस तरह से उनकी पेयरिंग इफेक्ट पे आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए z की वैल्यू मैंने 11 लिया है, ओके। इफ आई गो फॉर दिस, ओके, आपको यहाँ पे दिखेगा थोड़ा डिफरेंस। अभी यहाँ पे देखिए Z11 ले रहा हूँ, मास नंबर 27, न्यूट्रॉन नंबर फॉर्मूला में ही मैंने रख दिया, आप माइनस कर दोगे यू गेट द रिजल्ट 16, ओके।
Z इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन, Z क्या है हमारा वैल्यू 11 और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है ये वैल्यू 1.00783, आप उसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा, और इनटू ये एटॉमिक मास यूनिट है तो 1 एटॉमिक मास यूनिट को भी मैं एमयू में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा दैट इज़ 11 इंटू दिस टर्म एंड दिस टू दिस टर्म, तो आपको रिजल्ट मिलेगा इफ़ यू एंटर दिस, ओके, ये आपको रिजल्ट मिलेगा। फिर एन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसके लिए सेम फार्मूला, न्यूट्रॉन नंबर है वो ले लो आप यहाँ पर, इंटू दिस वैल्यू मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू एटॉमिक मास यूनिट, और उसको आप कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा NMN। फिर कांस्टेंट टर्म है ए वी इंटू ए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, वेचर सेमी एम्पिरिकल मास फार्मूला, वो सबके यहाँ टर्म लिख दीजिए। तो ए वी इंटू ए वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसमें मास नंबर हम कांस्टेंट ले रहे हैं फॉर ए इक्वल टू वोड, और ये जो वैल्यू है, ओके, आपके कन्फ्यूजन ना हो, वो फिक्स्ड वैल्यू, उसके लिए हम ले रहे हैं, ओके, दैट इज फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू। ओके, अब यहाँ पर ये ए वी ए, तो जो भी कांस्टेंट है 15.5 इंटू 27 करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 15.5 इंटू 27 दैट इज़ 418.5। फिर ए एस ये कांस्टेंट टर्म 16.8 MeV इंटू ए रेस टू टू थर्ड, तो ए रेस टू टू थर्ड और उनकी वैल्यू आप रख दोगे, ए रेस टू टू थर्ड आपको 27 लिया है, टू थर्ड करोगे 8.998, मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिजल्ट आपको आ जाएगा। फिर ये जो फार्मूला है ए सी इंटू जेड माइनस वन डिवाइड बाई ए रेस टू वन थर्ड, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा, आप ये फार्मूला यहाँ पर रख दी ना, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा 8.8। फिर ए सिमेट्री वाला जो इफेक्ट है, ओके, उसकी कैलकुलेशन करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा 21.29। और अब पूरी फार्मूला को आप क्या करना है, ये फार्मूला जो हमारे पास है, ये फार्मूला रख दो, z इंटू एम पी प्लस एन इंटू एम, ये प्लस होगा, माइनस दिस टर्म प्लस 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 ये टर्म प्लस कर देना, तो आप ये फार्मूला यहाँ रख दिया मैंने लास्ट, सी दिस दो का प्लस, ये दोनों वैल्यू का प्लस, माइनस दिस प्लस प्लस प्लस, तो आपको जो रिजल्ट आएगा मास एनर्जी का वो आप रखोगे तो ये मिलेगा, ये एमयू में आ रहा है, उसको मैं एटॉमिक मास यूनिट में लिख देता हूँ एएमयू में, तो 26.97 के आसपास मुझे मिल रहा है। क्या है जेड नंबर वैल्यू, जेड नंबर हमारा 11 है, तो मास एनर्जी एएमयू में जो है वो 26.97016669, ऐसा मुझे रिजल्ट मिल रहा है। ओके, अब हमारा ए तो कांस्टेंट है, जेड की वैल्यू हम चेंज करते जा रहे हैं, ए हमने ओड लिया है तो हम उसे कांस्टेंट ले ही लेते हैं सभी जगह पे, 27 है, ओके, वो 27 कांस्टेंट लेते। अब जेड की वैल्यू में चेंज करते जा रहे हैं, 11 के बाद 12 ले रहा हूँ, 13, 14, 15, ओके, चाहे तो आप ज़्यादा और कैलकुलेट करना चाहते हो तो 16 और एक ले लीजिए वैल्यू, 6 वैल्यू हम ले लेते हैं। अब उसके लिए आप यहाँ पर प्लॉटिंग किया ही है, उसको एक्सेल में आप तुरंत ही इसको आगे एक्सप्रेस कर खींच लेते हो तो आपको ये पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, न्यूट्रॉन नंबर बन जाएगा, z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन वो क्या आ रहा है वो आपको वैल्यूज़ मिल जाएगी, n इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन इसकी वैल्यू सबके लिए मिल जाएगी। आप चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हो अपना, ये जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ये तो कांस्टेंट टर्म है, ये सेम रहेगा, ये भी आपको सेम मिलेगा, ओके, z जहाँ चेंज हो रहा है वहाँ पे आपकी वैल्यूज़ चेंज होगी, ये वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी, आप ये वैल्यूज़ देखोगे तो वो वैल्यूज़ भी चेंज हो जाएगा, ओके। सिमेट्रिक इफेक्ट कितना वहाँ पर हो रहा है वो आप वैल्यू देख सकते हो, z की वैल्यू कैसे चेंज होती है, उस हिसाब से सिमेट्रिक इफेक्ट भी वहाँ पर डिपेंड करता है। और एमयू में आपको मास एनर्जी आप कैलकुलेट करोगे मासेस, तो एमयू में ये रिजल्ट आपको आ रहा है, और एमयू में कैलकुलेट करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखो ये वैल्यू ले लेते हो, ओके, और उसको आप z वैल्यू ले लेते हो, ये दो वैल्यू लेके आप ग्राफ प्लॉट करोगे, देखो यहाँ पर एक z इक्वल टू, मैं यहाँ पे आपके z ले लेता हूँ, ये वैल्यू जो है ओके, z11 है तो क्या मिल रहा है 26.970, ओके, फिर 95 मास कम हो रहा है उसका, ओके, 26.9565, 13 पे आ रहा है 26.950, ओके,
तो आप उसको प्लॉटिंग करोगे तो एक हायर वैल्यू Z11, Z12, Z13 पे 26.950, फिर ये आ रहा है 14 पे, देखो 951 बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, तो उसको हम प्लॉटिंग करते हैं, गो फॉर दैट। तो उसको आप प्लॉटिंग देखोगे तो आई विल प्लॉट हियर, उसके लिए सेम ऐसा ही आपको नीचे मिलेगा कि आपकी Z की वैल्यू आप यहाँ पे आप प्लॉट कर रहे हो ये वैल्यूज। ओके, आई विल ट्राई हियर, 2 मिनट। ओके, अभी आप देख लीजिए, Z की वैल्यू हमारा लिया था 11, फिर हमने 12, 13, देन यू 14, ओके, 15 एंड 16। अब मास इन एएमयू हम यहाँ पे वाई एक्सिस पे लिख देते हैं, मास इन एएमयू, चाहे आप एमयू में भी लिख सकते हो, एएमयू में आपको थोड़ा इजी रहेगा। उसको आप यहाँ पे डिफाइन कर लीजिए, मैक्सिमम जो आ रहा है, मैक्सिमम पॉइंट आप देख लीजिए कहाँ तक आ रहा है। तो हमने जो कैलकुलेशन की है दैट इज़ 26.97, ये भी 97, यहाँ मैक्सिमम तक आ रहा है। तो हम सिंपल उसे प्लॉट करने का ट्राई आउट कर लेते हैं कि यहाँ पर 26.97 मैक्सिमम आ रहा है, मतलब 26.97, इफ यू राइट हियर दैट विल बी बेटर। अब मिनिमम कौन सी वैल्यू आ रही है, तो 26.950, ये 970 और 950 मिनिमम वैल्यू है। और आप उसका ग्राफ प्लॉट करोगे वहाँ पर 26.950, उसको हम मिनिमम ले लेते हैं, 26.950 और 970 मैक्सिमम, उसके बीच में आप वैल्यू लग दीजिए, 26.955 और उसको आप वैल्यू लग दीजिए यहाँ पर 26.960। ओके, बस आप वहाँ पर प्लॉटिंग कर दीजिए वाई एक्सिस पे जो आपको वैल्यूज़ आ रही है और उस हिसाब से आप प्लॉट कीजिए। 11 पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है, ओके, तो 11 पे आप मैक्सिमम पॉइंट रख दीजिए जो आ रहा है। फिर 12 पे आपको जो मिल रहा है, कितना मिल रहा है 12 की वैल्यू 26.956, तो आपको कुछ यहाँ पर कुछ रिजल्ट मिलेगा, 955 है तो कुछ रिजल्ट 12 के लिए आपको इधर पॉइंट मिलेगा। 13 के लिए आप चेक कर लीजिए 26.950, तो 13 के लिए आपको जो ये न्यूक्लियोटाइड आ रहा है स्टेबल। फिर आप चेक करिए 14 के लिए 26.951, 14 के लिए 26.951, सम मोट हियर। 15 के लिए जो रिजल्ट मिल रहा है आपको 960 और 977 लास्ट रिजल्ट, तो 960 15 के लिए यहाँ पे कुछ आ जाए, और 16 के लिए फिर से ये, इस तरह से आपको आइसोबारिक फैमिली का बिहेवियर मिलेगा। और उसको अपलोड कर दोगे तो फ्री हैंड का उसे देखोगे तो ये पैराबोला बन रहा है, ओके, फॉर ओ डे। अब ये यहाँ से ट्राई आउट करेंगे, बीटा प्लस डी के यहाँ से यहाँ की ओर होगा, दैट विल बी, ये बीटा प्लस डी के होगा यहाँ पे, ओके। फिर यहाँ से फिर से वो स्टेबिलिटी, स्टेबल न्यूक्लियोइड ये मिलेगा। 13 वाला जो आपका Z है और जिनका मास आ रहा है 26.90950, वो स्टेबल न्यूक्लियोइड है, ओके। बाकी जो एलिमेंट्स आसपास मिल रहे हैं दे आर अनस्टेबल, दैट आर अनस्टेबल न्यूक्लियोइड, ये आपको समझना है यहाँ। ये कैलकुलेशन के मैंने साथ बताया, पहले जो मैंने ड्रॉ करके सब बताया था वो स्टैंडर्ड रिजल्ट जो प्लॉट किए उसके बारे में बताया। ये भी अनस्टेबल है तो बीटा माइनस डी के करके वो स्टेबिलिटी की ओर आएगा, और ये भी स्टेबिलिटी की ओर बीटा माइनस डी के करके, और ये बीटा प्लस करके। तो स्टेबल न्यूक्लियोइड आपको यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो फॉर ओड ए जो आइसोबारिक बिहेवियर है। तो आप इस तरह से घर पे बैठ के आप कैलकुलेशन कर सकते हो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, और आपके लिए होमवर्क भी है। आप यही वैल्यूज़ लेके थोड़ी और स्टैंडर्ड वैल्यू कैलकुलेट करना, जैसे कि आप Z की वैल्यू ए आप ले लीजिए आसपास 27, या तो फिर से कोई ओड नंबर ए ले लेना अलग से, क्लोरीन 37 है वो ले लेना, और कैलकुलेट करना Z की अलग अलग वैल्यू पे क्या रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं। तो ऐसे एक आप प्लॉटिंग करोगे तो आपको ये पूरा एक नेचर मिल जाएगा, चाहे आप उसे
प्लॉट भी कर सकते हो, डेस्मोस या तो एक्सेल लेके ग्राफ प्लॉट कर सकते हो, बट ये आपको समझाने के लिए मैंने डायरेक्टली अभी यहाँ पे प्लॉट किया। क्लियर? इफ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। इफ इज एनी क्वेश्चन, आप क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। नो सर। राकेश, आपका मुझे याद है इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन अभी ये जैसे ही ख़त्म हो एप्लीकेशन, फिर मैं एक आपको 15-20 मिनट सेशन लेके बता दूंगा। ओके सर। वो मुझे याद तो है ही, मैं हर बार आपको मॉर्निंग में भी याद कर लेता हूँ कि आज टाइम मिले तो मैं लेक्चर में बता दूंगा, लेकिन कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम और ये समझाते समझाते टाइम ख़त्म हो जाता है। तो स्टूडेंट्स इतना सिंपल है, एक बार आपको ये मास पैराबोला पढ़ लीजिए। कई बार ये नेट एग्जाम में भी इनके प्रॉब्लम्स होती है, मास पैराबोला के 1-2 बार पूछे गए। आप चाहे तो जेस्ट के भी प्रॉब्लम्स में आ चुका है, तो इसके कंसेप्ट समझिए। घर पे ओड ए के लिए मैंने किया, चाहे फ्री हो तो इवन ए के लिए भी ऐसा ही रिलेशंस मिलेगा, उनका भी हमें कंसेप्ट समझना है, फिजिक्स थोड़ा देखना है, लाइफ टाइम पीरियड किसका ज़्यादा रहेगा किसका कम रहेगा, स्टेबल क्यों है, वो पूरा कंसेप्ट। नेचर में जो न्यूक्लियस स्टेबल मिल रहा है आइसोबारिक फैमिली में, और आइसोबार फैमिली में कोई अनस्टेबल है, तो वो मास एनर्जी डिपेंडेंट है, उसी के रिलेशन पे मिलता है। जिसका मास एनर्जी ज़्यादा मिलता है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाइड है, जिसका मास एनर्जी कम मिलता है आइसोबारिक फैमिली में वो स्टेबल न्यूक्लियाइड है। ये उनका कंक्लूजन है। क्लियर?